हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB TGT SST के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 पेपर्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग DSSB के 1 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के फीमेल के SST के पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये आने वाले DSSB TGT SST के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। और यदि मैंने एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है और वही 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को नहीं रिपीट करे हो, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक ही सवाल 2 से 3 बार रिपीट होते हैं, बस केवल उनका पूछने का तरीका अलग होता है। पहला बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने से पहले अंतिम शासक कौन था। तो ये था लुई सोलहवां। तो फ्रांसीसी क्रांति होती कब है? ये होती है 1789 में, और इसके शुरू होने के पहले अंतिम शासक था लुई सोलहवां। और सन 1774 ईस्वी में बूर्बो राजवंश के लुई सोलहवें ने शासन ग्रहण किया था। तो ये संबंधित था बूर्बो राजवंश से। अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को चरणों में विभाजित किया गया। कितने चरण में? तो ये थे 3 चरण में। पहला चरण था 1857 से 1921 तक, द्वितीय चरण था 1923 से 1946 और तृतीय चरण था स्वतंत्रता के पश्चात। तो पहला चरण था, ये उचित नेतृत्व के अभाव में कृषक आंदोलनों की छुटपुट श्रृंखला मिलती है, और इसमें आते हैं बंगाल के जोतदारों का संघर्ष जो कि 1870 में होता है, और अवध किसान विद्रोह, चंपारण तथा खेड़ा सत्याग्रह। सेकंड चरण में कृषक संगठन की स्थापना होती है, जैसे कि प्रांतीय किसान सभा, और कृषक संगठनों ने कृषकों के अंदर जमींदारों के शोषण के खिलाफ वर्ग चेतना का जागृत किया था। और थर्ड चरण होता है स्वतंत्रता के पश्चात के चरणों में ग्रामीण भारत की जो कार्यशील जनता थी, इसकी किसी भी मूलभूत समस्या के समाधान में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी थी, इसकी असफलता के कारण इस युग में कृषक आंदोलनों की निर्बाध रूप से निरंतरता देखी गई। लुई सोलहवां को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है ट्यूलरीज के पैलेस में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। इसके पहले शासक कौन था? तो वो था लुई सोलहवां। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आता है? तो यह आता है 1799 में, और वह 11 नवंबर 1799 से लेकर 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासन ग्रहण किया था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है, और इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम थे, दादाभाई नौरोजी, दीनशा वाचा थे। और कांग्रेस स्थापना के समय इसके प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधि शामिल थे। रूसी क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 1917 में। तो अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा था, और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन होता है, और इसी के साथ रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन के बारे में है। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो पहला कहता है कि यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इसका संचालन स्वामी सदानंद ने किया था। तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि इसका संचालन स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था, ना कि सदानंद। तो इसका सही होगा 1 और 2। तेभागा आंदोलन होता कब है? 1946 में बंगाल में होता है, और यह अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय जो किसान सभा थी, इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में, स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। और यह आंदोलन जोतदार जो कि भूमिका स्वामी होता था और साहूकारों के खिलाफ थी। निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो ये SN बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो इसमें थे NG राणा डे। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे के नेतृत्व में पूना में होती है, और यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट है दिसंबरिस्ट विद्रोह 1825 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कहता है कि प्रतिभागी समाज के किसान और श्रमिक थे। तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि प्रतिभागी जो थे ये युवा पुरुष थे, जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो दिसंबरिस्ट विद्रोह कब होता है? 26 दिसंबर 1825 को सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम की अचानक मृत्यु के दौरान होता है, और इसमें भाग लेने वाले युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो ये हुआ था निकोलस सेकंड के काल में। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के संपूर्ण शहरों में ड्यूमा का गठन शुरू हो गया था, और पहली औपचारिक रूप से ड्यूमा का गठन 1905 में सम्राट जार निकोलस द्वितीय के समय होता है।
औद्योगिक क्रांति पहली बार हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार कौन थे? अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था 1760 से लेके 1840 तक ब्रिटेन के आर्थिक विकास को परिभाषित करने के संदर्भ में। नेक्स्ट है, यदि कोई राज्य का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में बताना है कि यह कौन सी नीति थी। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और इसके तहत झांसी का विलय किया गया था। नेक्स्ट है, 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी। किसके द्वारा? तो ये चलाई गई थी मंगल पांडे जी के द्वारा। और मंगल पांडे इन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी लगे होने का विरोध किया था 29 मार्च 1857 को और इसी के विरोध में इन्होंने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रक्रिया के रूप में शुरू होता है? तो ये शुरू होता है बंगाल विभाजन की प्रक्रिया में। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में कर्जन के द्वारा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को और यह प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को। शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्न में से कौन सा एक सही है? तो सही बताना है। तो लुई 16वां राजा बनता है 1774 में। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो इसका केवल पहला ही सही है और ये बुर्बो राजवंश का राजा था। और लुई 16वें का विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ तथा लुई 14 राजा बनता है 1643 में और लुई 15 ये राजा बनता है 1722 में। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित हुआ था। तो ये हुआ था कपड़ा उद्योग में। तो रूसी क्रांति में पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था और यह तात्कालिक समय ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के बाद एक बड़ा उत्पादक देश था। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। कब? तो ये किया गया था 1917 में। तो रूसी क्रांति भी शुरू होती है 1917 में और इसी के बाद रूस से सामंती और जमींदारी प्रथा का अंत किया जाता है। इससे जो सर्वहारा वर्ग होता है उसके उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाए थे? तो ये हो जाएंगे एस.एन. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। इसके संस्थापक सदस्यों में थे ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाचा और इसके स्थापना अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, एम.जी. राणा डे शामिल थे लेकिन एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, लुई 16वां किस वर्ष पेरिस भाग गया था? तो ये 1791 में। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और अपनी शक्तियों को खोता देखकर सम्राट पेरिस भाग गया था। नेक्स्ट है, अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन इसका सही कारण है? तो इसमें हो जाएगा मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता। तो अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता के कारण ही राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया था। अंतर्युद्ध के दौरान 1932 में जापान में मंचुकाओ का एक पपेट राज्य बनाया था जिसे राष्ट्रसंघ ने मान्यता नहीं दी थी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? तो ये किया था 1941 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है जर्मनी के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया के द्वारा। तो अमेरिका 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है जब जापान ने 7 नवंबर 1941 को अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो ये बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। तो एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की रासायनिक संरचना को हल्के सिलिकेट पदार्थों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहली परत आती है सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सेकंड आती है सिलिका प्लस मैग्नीशियम और थर्ड हो जाएगा निफे मतलब कि निकिल प्लस आयरन। तो सियाल के नीचे जो दूसरी परत होती है यही होती है सीमा और इसकी रचना होती है बेसाल्ट आग्नेय शैलों से और रासायनिक संरचना की दृष्टि से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे सीमा परत कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम परिचालन कहते हैं। और परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श के द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान किया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का तापमान समान नहीं हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी के द्वारा किया गया था? तो इसमें हो जाएगा इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया था। तो इसका पहला तो करेक्ट है। तो दूसरा है इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया था। तो इसका दूसरा सही नहीं है, पहला सही है।
तो 1938 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया तथा 1938 में इसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। फासीवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। तो फासीवाद या फिर फासिस्टवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था जो कि मार्च 1919 में शुरू होता है। नेक्स्ट है मार्क्सवाद के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा, तो मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा सत्ता हथिया लेगा, इसका दूसरा भी गलत होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यदि बात करें मार्क्सवाद की, तो यह एक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दर्शन है जो कि बड़े पैमाने पर शासक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण है। और मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत में जो पूंजीपति वर्ग है और सर्वहारा वर्ग, इसमें दो हैं। कौन कौन से? पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। जो उत्पादन के साधन थे ये पूंजीपतियों के पास होते थे और संघर्ष के द्वारा ही क्रांति में सर्वहारा वर्ग के द्वारा इसे हथियाना होता था तथा मार्क्सवादी हमेशा एक अहिंसक क्रांति के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था, तो यह एक समाजवादी दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1818 से लेकर 1883 में। यह एक जर्मन समाजवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतवादी था। इसकी प्रसिद्ध कृति 1867 में प्रकाशित थी, दास कैपिटल। कई बार पूछा गया है ये। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? तो हो जाएगा 687 डेज। तो मंगल ग्रह ये सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में बात कर रहा है, तो ये चौथा और आकार में 7वां ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलिम्पस मीन्स तथा सबसे बड़ी घाटी है मेरी नेरिस। फोबोस तथा डिमोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम क्या थी? तो ये थी वर्साई की संधि। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जर्मनी के साथ होती है वर्साई की संधि, 28 जून 1919 को होती है। और इस संधि के द्वारा जर्मनी पर विजयी जो राष्ट्र थे इन्होंने कठोर शर्तें लगाई तथा इसके अनुसार क्या था कि जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा नहीं कर सकता था जर्मनी, सेना का आकार सीमित कर दिया गया तथा भारी क्षतिपूर्ति सौंप दी गई। और वर्साई की संधि को जबरदस्ती जर्मनी पर सौंपा गया था, इसलिए हिटलर व जर्मनवासी इसे अपमानजनक मानते थे और इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह भी कहा जाता है, वर्साई की संधि को। निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है? तो ये हो जाएगा क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है? तो ये हो जाएगा ब्लिजार्ड। और इसका प्रभाव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय साइबेरिया, कनाडा, यूएसए में चलती है और हिमकड़ों से युक्त होने के कारण यह दृश्यता नष्ट हो जाती है इसकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस वर्ष शुरू होता है? तो ये होता है 1914 में। तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी जाती है और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण था। तो ऑस्ट्रिया ने 1904 में बोस्निया पर कब्जा कर लिया, इसीलिए ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए चेतावनी दी और 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा की जाती है ऑस्ट्रिया के द्वारा। और इस प्रकार यह एक गुटों का युद्ध था। इसमें रूस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध की तैयारी की थी और जर्मनी ने भी 1 अगस्त को रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी जाती है जर्मनी के द्वारा। द्वितीयक तरंगों मतलब कि एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, तो इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं कहते हैं, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ये तरंग तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि इसकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है, तो इसका तीसरा गलत है। इसका सही है केवल दूसरा। तो यदि बात करें हम तरंगों की या भूकंपी लहरों की, 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक या संपीड़नात्मक तरंगे, द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे, धरातलीय तरंगे। तो द्वितीयक तरंगे ये अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो कि जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनकी जो धरातलीय गति होती है ये तरंगों से अधिक होती है, ना कि कम। 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है, तो ये किया जाता है लाप्लास के द्वारा। लाप्लास की बुक कौन सी है? एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम।
इसमें इन्होंने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था और यह परिकल्पना कांट के विचारों के कुछ साम्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे, तो इसका पहला गलत है। यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यदि बात करें हम यूटोपियन समाजवादी की, तो अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक नहीं थे, ये सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। और यूटोपियन मतलब कि कल्पनावादी या कि आदर्शवादी समाज के विकास का श्रेय फ्रांसीसी विचारक किसे सेंट साइमन को दिया जाता है। और सेंट साइमन के अनुसार राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि जो लोग हैं वो एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें तथा जो समाज है इसके निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करें। नेक्स्ट है प्रेयरीज, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो मैंने घास के मैदान, वर्ल्ड के प्रमुख घास के मैदान और वर्ल्ड के प्रमुख रिवर्स को डिस्कस किया है। बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो यदि हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेयरीज, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड, पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, मध्य एशिया में स्टेपीज तथा लानोज ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से किस पवन को हिमबख्शी पवन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चिनूक। ये चलती कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे बहने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। और बसंत काल में इनकी जो गर्मी है, गर्मी से टेम्परेचर बढ़ जाता है और हिम तेजी से पिघलने लगता है। इसी कारण इसे हिमबख्शी या स्नो ईटर पवन भी कहते हैं। और इसके आगमन से जो चारागाह है ये बर्फ से मुक्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस मंडल में या परत में वर्षा होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें धूल कण तथा जलवाष्प पाए जाते हैं तथा मौसम संबंधी परिवर्तन, बादल, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी तूफान, वर्षा तथा विद्युत प्रकाश ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इन्हें मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार जब तक उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है तब तक श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही है? पहला कहता है कि धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा, इससे क्या होता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, इस करेक्ट है। दूसरा कहता है कि तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा से लावा का प्रवाह होता है, तो इसके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? तो पहला कहता है कि इसमें खेतों के आकार छोटा होता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि एक ही भूखंड से में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगी एबोनी। तो सिल्वर फर, ब्लू पाइन तथा सफ़ेद विलो हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष हैं, जबकि एबोनी की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वनों में उगने वाला वृक्ष है तथा पर्वतीय वन ये हिमालय पर्वत पर उगने वाले हैं। इनका विस्तार होता है असम से लेकर कश्मीर तक। 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था चाइना के द्वारा। तो चाइना ने वर्ष 2015 के अंत तक वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया। 1980 में अपनाया, 2015 में समाप्त कर दिया। और इसी के स्थान पर उसने 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, लेकिन उससे क्या हुआ कि जन्म दर में सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई। निम्नलिखित नदियों के संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप में अनुक्रमित किया गया है, कौन सा होगा? तो इसमें आएगा सबसे पहले गंगा, फिर आएगा सिंधु एंड देन महानदी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख के निकट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यहाँ से भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है गंगा का। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें हो जाएगा गोदावरी नदी। तो यदि बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो इसमें आएगा गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सुवर्णरेखा, कावेरी, पेन्नार तथा पलार तथा साबरमती, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां गिरती हैं अरब सागर में जाके। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो ये हो जाएगा भारत में, बात कर रहा है दूसरा। तो यदि पहले की बात करें फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पे आएगा यूएसए। तो फर्स्ट पे आएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
एक उद्योग का स्थान काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये कच्चे माल तथा जलवायु इन दोनों पर ही निर्भर करता है। भारत में मानसून की वापसी किस महीने में शुरू होती है? तो ये होती है सितंबर महीने में। तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे लौटता है और 15 अक्टूबर तक या दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष भारत से निवर्तित मतलब कि लौट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तेज होती है तथा दिसंबर के शुरू तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा औसत सी मतलब कि अक्टूबर को माना गया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है बताना है पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में। तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण प्रभाव आकलन के तदर्थ पद्धति का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां समय की कमी होती है या जानकारी की कमी होती है, और यह मैट्रिक्स तकनीक की एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक सही है? तो इसमें हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ये चलती है अटलांटिक महासागर में भी, उत्तरी अटलांटिक में, तो इसका पहला सही है। लेब्राडोर की बात करें तो ये प्रशांत में नहीं चलती है, ये भी उत्तरी अटलांटिक में चलती है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। पेरू की धारा ये इंडियन ओशन में नहीं, ये चलती है साउथ पैसिफिक ओशन में, तो इसका पहला केवल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह और इस्पात के उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? इसका पहला होगा कि इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि कोकिंग कोल की उच्च लागत चाहिए होती है, और तीसरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। तो इसके तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन एसिड वर्षा में मतलब कि अम्ल वर्षा या एसिड रेन में नहीं शामिल है? तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं शामिल है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये एसिड वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी एसिड रेन के लिए उत्तरदायी हैं। और ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है वो कहलाती है एसिड रेन। निकटवर्ती तट क्षेत्र में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सुनामी रनर अप। तो सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तलों में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने के उत्पन्न रिक्टर मापक पर 7.0 से अधिक परिमाण वाले अंतः सागरीय भूकंपों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है वृहत हिमालय मतलब कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यदि हम बात करें ट्रांस को ग्रेट हिमालय की अलग करता है, ये अलग करता है सचर जोन या हिंज लाइन तथा मेन बाउंड्री फॉल्ट या मिडिल हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। नेक्स्ट है रबी की फसल कब से बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो ये हो जाएगा अरावली श्रेणी। तो धारवाड़ काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण होता है और ये मोड़दार पर्वतों के रूप में होता है, और अरावली विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है जो कि यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और यदि बात करें हिमालय की तो यह अभी युवावस्था में है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक आपदा है? तो ये हो जाएगा सुपोषण यूट्रोफिकेशन। तो किसी जलाशय में पोषक तत्वों की वृद्धि होना ही सुपोषण कहलाता है, और इस प्रक्रिया में जलाशय के पौधों एवं शैवालों का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे क्या होता है कि जलाशय में शैवालों की अधिकता होने से जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे जो अन्य जलाशयी जीव हैं इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा कोलकाल बंदरगाह मतलब कि कोलकाता पोर्ट। तो हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, और यह सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे स्थित है। और यह बंदरगाह देश के साथ साथ नेपाल और भूटान को भी अपनी सेवाएं देता है, कोलकाता पोर्ट, और इसका नाम चेंज करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं, निम्न में से कौन सा एक सही है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, हर पेपर में आता है, इसको मैंने हर बार एक्सप्लेन किया है। तो इसका हो जाएगा M1 = जनता के पास मुद्रा प्लस जनता की मांग जमा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन से शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित होते हैं? तो हो जाएंगे यथा मूल्य। तो टैरिफ क्या होता है? यह एक देश के द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, और यथा मूल्य शुल्क की गणना आयात के मूल्य के % के रूप में की जाती है। और यथा मूल्य यह कर अनुपातित कर का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें कर की दर स्थिर होती है और वस्तु का मूल्य बढ़ने से प्रभावित नहीं होती है।
जैसे कि आयात कर का वस्तु की कीमत का 25% होना। जैसे कि जो आयात कर है इसका वस्तु की कीमत का कितना 25% होना। और जब कर वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है, जब जो कर है कर को वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाते हैं तो इसे ही यथा मूल्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का प्रकार है? तो हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधि तथा कार्यात्मक प्रतिनिधि बोध। भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला कहता है कि भारत में केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं, इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता। तो भारत में पंचायतों का चुनाव भी होता है और भारत में सिर्फ 2 नहीं कई प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है चुनाव की, तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु को किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये किया जाता है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1918 के द्वारा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और इसी के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन करके जो मताधिकार की आयु है इसे 21 वर्ष घटा के 18 किया गया है। और इसमें आयोग के द्वारा मतलब DBB के द्वारा आंसर भी माना गया है, जो कि 1989 से थोड़ा करीब है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता? तो इसमें हो जाएगा अभिजात तंत्र, या लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वशासन, समानता तथा स्वतंत्रता ये तीनों ही लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नव शास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? पहला कहता है कि आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यदि बात करें नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र की, तो यह मुख्य रूप से सीमित उत्पादक संसाधनों के कुल आवंटन से संबंधित है और यह दीर्घावधि में संसाधनों के विकास पर भी विचार करता है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का विस्तार करने की अनुमति देगा। और यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप ही विकास होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के कार्यों में किसके प्रत्यक्ष, सीधे और निरंतर भागीदारी पर आधारित है? तो यह आधारित है नागरिक के प्रत्यक्ष। भूकंपीय घटनाओं को विनाशकारी प्रभावों से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एहतियाती उपाय करने चाहिए? तो वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना चाहिए, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण, तो इसका तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, यह क्षेत्र कौन सा है? तो ये है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है, भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। तो भारत में एक से अधिक राजनीतिक दल हैं और भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी है। भारत में निर्वाचन का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण निहित है, किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग में। और भारतीय संविधान के अंडर आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा एकात्मकता। तो एकात्मकता ये भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता है। तो अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की भूमिका तथा आपातकालीन प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? तो इसमें हो जाएगा सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसके दोनों ही सही है। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जिसे 1950 में शुरू किया गया था और ये गरीबों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्नों को वितरित करने के लिए शुरुआत की जाती है। इसके तहत सरकार चावल, गेहूं, चीनी व खाद्य तेल आदि को उपलब्ध कराती है। और जब शुरू किया गया था PDS तो यह यूनिवर्सल था, मतलब सभी के लिए था, जिसमें गरीब व गैर गरीब के बीच अंतर नहीं था। लेकिन PDS को लक्षित व कुशल बनाने के लिए 1992 में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1775 ब्लॉक में लागू किया गया और जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको लागू किया जाता है। और PDS में खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम किसका होता है? तो ये होता है भारतीय खाद्य निगम का। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक बैंक है? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है 20 जुलाई 1908 को। इसके
13 अन्य बैंकों, इसी के साथ 13 अन्य बैंकों के साथ राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये गुजरात के बड़ोदरा में है। और यह स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक सेक्टर का बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक कौन से हैं? यह है बंधन बैंक। इसकी स्थापना होती है 2015 में तथा इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1993 में व कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना होती है 1985 में। और प्रेजेंट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट है केसी वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें हो जाएगा सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार में सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना है? तो ये है भाग 9 में। तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भाग 9 को जोड़ा जाता है। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था है और इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? ये है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। और पंचायतों की संरचना का वर्णन ये है आर्टिकल 243 सी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? तो भाग 5 में भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा भारत के महान्यायवादी है, लेकिन भाग 5 में राज्य के राज्यपाल नहीं है। तो भाग 5 में भारत का राष्ट्रपति है आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति का चुनाव है आर्टिकल 66, भारत के महान्यायवादी हैं अंडर आर्टिकल 76। तो यदि बात करें राज्यों के राज्यपाल की तो ये है भाग 6 में अंडर आर्टिकल 153। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है और इसमें अंडर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। इसके अनुसार आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है और उसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार है ये है आर्टिकल 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से लेकर 24 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32 में। भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भाग 3 में। और यदि बात करें विधि के समक्ष समानता की तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। और यह ली कहाँ से गई है? तो ये व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। यदि बात करें भाग 1 की तो यह संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के वर्णन से। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। भाग 4 ये संबंधित है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की। भाग 4 का ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से और इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और भाग 5 इसमें है संघ का वर्णन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। यदि बात करें आर्टिकल 27 की तो इसमें है किसी विशेष धर्म को विशेष बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से। और आर्टिकल 19 इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण शामिल है। शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत किस प्रणाली की परिकल्पना की गई थी? और नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो हो जाएगा इसमें बात की गई थी संसदीय प्रणाली की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत के महान्यायवादी से और ये है भाग 5 में। लोकसभा की रचना ये है आर्टिकल 81 में। संसद के सदनों की अवधि ये है आर्टिकल 83 में और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 ए और यह है शिक्षा का अधिकार। इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा शामिल किया जाता है और इसके अनुसार राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध करेगा। और आर्टिकल 21 संबंधित है किसी व्यक्ति को उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बोलीविया तथा पराग्वे में। चाको युद्ध होता कब है? 1932 से लेकर 35 तक होता है बोलीविया तथा पराग्वे में। इसका कारण था ग्रैंड चाको के उत्तरी क्षेत्र पर चाको बोरियल का नियंत्रण और बोलीविया का यह एक रणनीतिक क्षेत्र था और यह क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ से संपन्न क्षेत्र है।
भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है और भाग 2 में है। यदि बात करें नागरिकता की तो यह है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 ये संघ और उसके राज्य की बात करता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4 ए बात करता है मौलिक कर्तव्य की आर्टिकल 51 क्लॉज ए तथा भाग 5 संबंधित है संघ से। इसमें है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। और भाग 6 बात करता है राज्य से जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक।